ज़रा सब सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं और फिर हम आगे मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर income chargeable to tax under the head income from business on accrual basis shall compute such income arising for a tax year under a long term contract on the basis of percentage completion method। देखिए, एक बंदा है जो इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल रहा है और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल कर रहा है, और तो वो किसी ख़ास साल के लिए अगर उसके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड इस्तेमाल करेगा। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड क्या है? गूगल वाई के पास हम जाते हैं। देखिए, आपके पास जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें तो आपको परसेंटेज कंप्लीशन मेथड की नहीं होता, ये 6 महीने के, 7 महीने के, 10 महीने के होते, तो एक ही साल में कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको जब तक कंप्लीट रेवेन्यू नहीं मिल जाता और कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं हो जाता तब तक आप इसकी कॉस्टिंग नहीं करते। जब जैसे प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो आप कहते हैं फ़र्ज़ कीजिए 70 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 50,000 मेरा ख़र्चा हो गया, इसका मतलब है कि 20 लाख मुझे प्रॉफिट हो गया। आप फिर इसकी फिर इनकम में ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब प्रोजेक्ट आपके पास लंबे होते हैं तो फिर उसमें आपको इतने अरसे के लिए रेवेन्यू और एक्सपेंसेस डिले करना इतना अच्छा नहीं होता। तो फिर इसका तरीका क्या होता है? एक तरीका है कि कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट वाला मेथड करें, कि इसमें हम जो है ना कॉस्टिंग को और रिवेन्यू को पोस्टपोन कर लेते हैं जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप ये कैसे कर सकते हैं? आपने टैक्सेशन से गुजरना होता है और अपने भी ज़ाहिर है आपने इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनानी होती है। तो फिर इसके लिए हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसको ओवर टाइम हम फिर कॉस्टिंग करते हैं। होता क्या है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आपको मिला, अब प्रोजेक्ट पे आप काम करते जाते हैं, जैसे साल ख़त्म हो गया तो आप देखते हैं कि मैंने कितना परसेंट काम कंप्लीट कर लिया, और उसी हिसाब से आप अपने लिए रिवेन्यू भी एस्टिमेट कर लेते हैं कि मैंने इतना रिवेन्यू इसमें अर्न किया। कैसे? मैं ज़रा आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले फ़र्ज़ करें कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट था 3 या 4 साल का था, जितना भी था उसको छोड़ दें। अब आपका जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे जो कॉस्ट आनी थी आपने एस्टिमेट की, वो थी 50 लाख। अब ये आपके पास फार्मूला है परसेंटेज कंप्लीट का, कि आपका कॉस्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है कितने परसेंट कंप्लीट हो गया है। इसका फार्मूला है कॉस्ट इनकर्ड टू द डेट, इस वक्त तक आपका कितना खर्चा हो गया और कितना एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। अब एस्टिमेटेड टोटल कास्ट हमने शुरू में अंदाज़ा लगा लिया था कि 50 लाख है, और इस वक्त तक जो आपने खर्चा कर लिया कॉस्ट इनकर्ड टू द डेट वो है 10 लाख। तो 10 लाख को 50 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20% या 0.20 आ जाएगा। ये आपके से मतलब 20% प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट है। अब उसी को 20% को नीचे ले आते हैं। रिवेन्यू कैसे निकालेंगे? कॉस्ट तो आपने निकाल ली क्योंकि आपको पता है कि कितना खर्चा हो गया। रेवेन्यू निकालने का तरीका है कि आप कॉस्ट इनकर्ड टू द डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, सेम ऊपर वाली वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, और ये माइनस से आगे वाली चीज़ फिलहाल छोड़ दें आप। ठीक है, ये चीज़ फिलहाल आप समझ लें कि आप नहीं देख रहे हैं इसको। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जैसे हमने कहा था कि 70 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, तो अब जब आपने 10 लाख को 50 लाख से डिवाइड किया तो ये 0.2 आ गया था। 0.2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से जो कि 70 लाख थी, तो रिवेन्यू आपका कितना आ जाएगा? 70 लाख इंटू 0.2 वो हो जाएगा 14 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि इस पीरियड के अंदर आपको 14 लाख का रिवेन्यू तो आ गया है, क्योंकि आपने 20% काम कर लिया है, और जैसे 20% प्राइस काम की इतनी ही वैल्यू बन रही है। अब ये आपके पास आ जाएगा, चूंकि ये आपका पहला साल है तो रिवेन्यू इसमें से प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड ये माइनस हो रहा है, ये फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि अभी तक आपने कोई रिवेन्यू अर्न नहीं किया। लेकिन जब आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपके पास इसकी भी वैल्यू होगी, तो वो आपने माइनस कर ली है। मिसाल के तौर पर दूसरा साल है, दूसरा साल में आपने 20 लाख का आपने एक्सपेंस किया है या इन कॉस्ट हो चुकी है, इसको 50 लाख से डिवाइड करेंगे और 50 लाख से 20 को डिवाइड किया तो ये आता है 40%। अब 40% को आप जब 70 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 लाख।
28 लाख माइनस जो रिवेन्यू प्रीवियसली रिकॉग्नाइज, वो तो देखो 14 साल तो आप पिछले साल में रिवेन्यू कमा चुके हैं, वो माइनस कर लेंगे तो इस साल भी 14 लाख का आ जाएगा। ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैंने आसानी के लिए आपको ये एग्जांपल दे दी। अब मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। The percentage of completion method for a long-term contract in a tax year shall be determined by comparing the total cost allocated to the contract and incurred before the end of the year with the estimated total contract cost as determined at the commencement of the contract। एक बिल्कुल वही बात कर रहा है कि आपने पहले ये देखना है कि अगर आपने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड इस्तेमाल करना है कि आपने शुरू में तो ये देखना है कि इस प्रोजेक्ट पे मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, जो कि एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट होगी, और दूसरे नंबर पर आपकी जितनी कॉस्ट उसमें से आपकी एक्सपेंस हो चुकी है, इसको आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद है इन दिस सेक्शन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मीन्स contract for manufacture, installation or construction or in relation to each the performance of related services which is not completed within tax year in which work under the contract commenced। कि यहाँ आप कोई इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, या इनमें कोई और मतलब मिक्स भी हो सकता है, या कोई सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन वो एक साल के अंदर कंप्लीट नहीं होता, तो फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और जिस साल में आप इसको स्टार्ट करते हैं उसमें ये पूरा नहीं होता। अदर दैन कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड टू बी completed within 6 months of the date on which the work under the contract commenced। देखिए, अगर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपने शुरू ही फरवरी में किया, मार्च में किया, और अगले 6 महीने के अंदर आपको पता है कि वो ख़त्म हो जाएगा, बेशक वो अगले पीरियड में भी जाएगा, तब भी इसको आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। क्योंकि ऐसे तो होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, 3 महीने का प्रोजेक्ट भी 2 सालों में ओवरलैप कर सकता है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म नहीं मानेंगे। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड मींस द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच under which revenue and expenses arising out of a long-term contract are recognized by a reference to the stage of completion of the contract as modified under subsection 2। देखिए, इसमें ये होता है कि एक्चुअली आपको 14 लाख रुपए मिले नहीं होते, ये बात आप जहन में रखें कि आप समझे कि मुझे रेवेन्यू भी 14 लाख का मिल गया है। असल में आप रेवेन्यू को खुद एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि मैंने कितना रेवेन्यू अर्न कर लिया। कैश बेसिस में तो जब तक आपके पास पैसा नहीं मिलेगा, आप रेवेन्यू को में ड्राइव ही नहीं करेंगे। लेकिन चूँकि एक्रूअल बेसिस है, तो एक्रूअल बेसिस में तो आप जैसे रेवेन्यू को अर्न करेंगे तो आप अपने बुक्स में शो कर लेंगे, लेकिन उसके लिए पैरामीटर क्या होगा, वो आपका परसेंटेज ऑफ कॉस्ट होगा कि आपने कितने परसेंट कॉस्ट इनकर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि आपका उतना परसेंट प्रोजेक्ट भी कंप्लीट है। तो आज हमने देखा कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की काउंटिंग किस तरीके से है। देखें, जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हैं, उसमें तो ये चीज़ बड़ी सादा सी हो जाती है कि जब तक आपको पैसे नहीं मिले तो आपने रेवेन्यू नहीं अर्न किया। रेवेन्यू नहीं अर्न किया तो कॉस्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कॉस्ट तो डेफिनेटली आप कर रहे होते हैं, आप स्टेज पे कर रहे होते हैं, मज़दूरों को भी पे कर रहे होते हैं, मटेरियल भी लगा रहे होते हैं, लेकिन जब अक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग आ जाती है तो वहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि जब जैसे ही आप रेवेन्यू अर्न कर जाते हैं तो आपने शो करना होता है। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू जो कि बहुत अरसे बाद आपको मिलता है, तो हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसका मैंने आपको फार्मूला लगा भी बता दिया है और सब कुछ अब आपके सामने है। और मेरे ख्याल में आज के लिए इतना कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मैं कोई आपके आईक्यू को या इंटेलिजेंस को चैलेंज नहीं कर रहा। आई नो दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह हैं कि जिन्होंने बिज़नेस को या अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं किया, अब वो अगर ये सारी चीज़ें खुद स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली उनका टाइम ज़ाया होगा। तो चीज़ें डिस्कवर करने का कोई वो नहीं है। जब आपके पास हेल्प अवेलेबल है, देन यूज़ दिस हेल्प। और मेरी दुआ है कि आप लोग कामयाब रहें।